गुड मॉर्निंग ऑल। चलो हम लोग अभी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्या, क्यूमुलेटिव टेस्ट 4 का सॉल्यूशन। क्यूमुलेटिव टेस्ट 4 का सिलेबस क्या सब था रे? क्यूमुलेटिव टेस्ट 4 का सिलेबस था तुम्हारा पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ऐसे करके समझ कर चलो कि अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीट में यहाँ से ऑल टुगेदर 8 क्वेश्चन का चांस है। ठीक है, इस ये जो क्यूमुलेटिव टेस्ट है ये 8 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। डन। मैं हूं आलोक झा। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो करंट I1 एंड I2। तो यहाँ I1 है, यहाँ I2 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा कि यहाँ से करंट जा कितना रहा, तभी तो हम लोग डिवाइड कर पाएंगे ना करंट को। तो इस करंट को निकालने के लिए ये R इक्विवेलेंट पहले निकालो। तो यहाँ पर देखो ये 12 और ये 4, 12 और 4 है पैरेलल में, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट निकाल दो। 12 इंटू 4 बाई 12 प्लस 4, ये हो गया 3। अब ये 3 और ये जो 2 है ये दोनों सीरीज में आ गए, तो 3 और 2 हो गए 5। 5 और ये बैटरी का जो 1 है, यहाँ पर ये 1 है, तो 5 और 1 वो भी सीरीज में, यानी 6, यानी R इक्विवेलेंट बन गया 6। तो करंट यहाँ से जो बनेगा I, दैट विल बी E बाय आर इक्विवेलेंट, E बाय आर इक्विवेलेंट। E हो गया तुम्हारा 12 बाई 6, यानी ये बन जाएगा 2 एम्पियर। अब करंट यहाँ पे 2 एम्पियर निकल चुका है, अब हमें ये चाहिए I1। तो I1 इज इक्वल्स टू हम लोग कितना लिखेंगे, तो ये I को दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो डिवीजन फॉर्मूला लगाओ। तो 4 बाय ये जो सामने वाला रेसिस्टेंस है, बाय 4 बाय टोटल रेसिस्टेंस, यानी 16 इंटू कितना हो गया 2, तो यानी ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, और I2 ऐसे ही, I2 अगर निकालना है तो वो सामने वाला रेसिस्टेंस क्या हो गया 12 बाय R1 प्लस R2 होता है, तो 12 बाय R1 प्लस R2 कितना 16 इंटू 2, ये हो गया 1.5 एम्पियर। ठीक है, सो आंसर मस्ट बी दिस वन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टू सेल्स विद द सेम EMF E and different internal resistances R1 and R2 are connected in series to an external resistance R. What is the value of R if the potential difference across the first cell is 0? Okay, यहाँ पर लेकर के आते हैं इसको। तो अगर हम लोगों का दो सेल है, दोनों की सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो गया अपना पहला सेल, ये दूसरा वाला सेल है। ठीक है, ये हो गया E, ये हो गया R1, ये हो गया E, ये हो गया R2, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है R। उसने बोला है कि फर्स्ट सेल जो है, जो यहां से लेकर के यहां तक है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 कहने का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B बोल दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 0 होने का एक ही चांस है कि वो सेल जो है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन पर हो। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन कहने का मतलब है कि करंट जो है, द करंट इज लाइक दिस, ये समझो इसको। तो करंट इज लाइक दिस, ये होना चाहिए करंट का, तभी ये पॉसिबल है। तो करंट अगर ऐसा होगा तभी ये जो पहला वाला सेल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन सकता है। तो दिस डेल वी इज 0। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में बोलो डेल वी का फॉर्मूला क्या होता है, तो E माइनस आई आर। तो अगर ये डेल वी बिटवीन A एंड B 0 है, तो मतलब हो गया E माइनस आई R1 इक्वल्स टू 0, मतलब I हो गया तुम्हारा E बाय R1। ये क्लियर हो गया। तो यानी सर्किट में जो करंट है, वो सर्किट का करंट तुम्हें पता चल गया, I इज इक्वल टू E बाय R1। अब जो है किरचॉफ्स लूप लॉ को अप्लाई करो। तो किरचॉफ्स लूप लॉ से इस पॉइंट से लेकर के पूरे लूप में रोटेट कर जाओ। तो यहां से स्टार्ट करो, करंट तो I ही है, तो माइनस आई आर, फिर ऊपर जा माइनस आई R2 प्लस E, है ना, प्लस E, फिर माइनस आई R1, फिर प्लस E इक्वल टू क्या हो गया 0। ये लूप लॉ है ना। अब ये I की जगह पर रख दो E बाय R1। तो E बाय R1 रखोगे I की जगह पर, तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी R इक्वल्स टू आइदर R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1। सो दिस आंसर यू विल गेट, एक ही ऑप्शन ही इससे मैच कर रहा है। सो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल दो। समझ में आया? तो जिस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 दिया हुआ है, पहले उसका पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला को यूज करके हमने सर्किट में करंट निकाल दिया।
फिर उस करंट को यूज करके ये हमने लूप लॉ को यूज किया और यहां से हम लोगों का एक रिलेशन निकल के आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहा है, एन ammeter कनेक्टेड इन द सर्किट एज shown shows a रीडिंग ऑफ, ये मतलब अमीटर का वो रीडिंग पूछ रहा है। तो देखो पूरे सर्किट में तो एक ही जगह पे बैटरी है ना, सिंगल बैटरी है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें आर इक्विवेलेंट पहले निकाल देना है। तो ये वाला देखो 2 ओम, ये वाला देखो 2 ओम और ये वाला 2 ओम, ये तीन का तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 2 2 2, तो यानी ये कितना हो गया 2/3। अब ये बैटरी वाला जो लाइन है ना उसको यहाँ पे बनाते हैं, तो ये हो गया कितना वोल्ट, 2 वोल्ट, ओके। और इसके साथ में यहाँ पर है रेसिस्टेंस 2 ओम का, और ऊपर जो है वो एक रेसिस्टेंस, सिंगल रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ, ये 2 2 2 का इक्विवेलेंट, दैट मीन्स ये बन जाएगा 2/3 ओम का। सो टोटल आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पर तो है तुम्हारा अमीटर, ये है अमीटर। तो टोटल आर इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 + 2/3 यानी ये हो गया 8/3। सो करंट जो निकलेगा दैट विल बी E/R इक्विवेलेंट। सो ये बन गया 2/8/3 यानी 6/8 यानी 3/4 एम्पियर। ठीक है, सो 3/4 एम्पियर को देख लो, दिस विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो x यहाँ है, y यहाँ है। अब देखो ये तो सर्किट टूटा हुआ है ना, तो सर्किट अगर टूटा हुआ है तो इसमें करंट हो ही नहीं सकता, करंट कैन नॉट पास। ठीक है, तो ऐसे हिसाब में तो जब करंट नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा x, विदाउट करंट यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा पोटेंशियल का, तो ये x, तो यहाँ का भी कितना हो गया x। अब ये y, तो यहाँ का भी क्या हो गया y, और यहाँ भी कोई ड्रॉप नहीं है, सो यहाँ का भी क्या हो गया y। अब ये x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से चेक करो कितना हो गया 120, वही सेम आंसर यहाँ भी रहेगा। सो x माइनस वाई इज 120। सो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, टू बल्ब्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स टेक 60 वाट ईच। ये वर्ड को ध्यान से देखो, 60 वाट ईच, हर एक बल्ब जो है वो 60 वाट ले रहा है। तो जब ये दोनों ही बल्ब को हमने कहां पे कैसे लगा करके रखा है, पैरेलल में, तो दो बल्ब अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो वो दोनों ही 60 वाट ले रहा है, 60 वाट। डन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसका मतलब हर एक का तो 60-60 हुआ। द पावर कंज्यूम्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो अगर हम लोगों ने इन दोनों बल्ब को सीरीज में लगा दिया तो ऐसे में इसका जो P है, और यानी ये जो P और ये जो P है, तो ये दोनों का ये जो 60-60 है वो रेटेड पावर का काम करेगा। समझ में बात आ रहा है, ये क्या काम करेगा, रेटेड पावर का। और सेम सोर्स है, तो ये 60 वाट कंज्यूम कब कर रहा होगा, जब एक्सटर्नल सोर्स जो है, ऐसे समझो पहले इसको, ये 60 वाट ऐसे समझो कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स है वो यहाँ पर जो भी है वो इसको 60 वाट के अकॉर्डिंगली ये पावर सप्लाई कर रहा है। अब अगर यही सेम सोर्स इधर भी रह गया, सोर्स को हमने चेंज नहीं किया, और अब ये दोनों ही बल्ब अगर सीरीज में आ गए, तो इनका तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो P1 है, यहाँ पर जो P2 है, तो दोनों का वैल्यू तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखो कंजम्पशन सेम था, तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, P1 P2 by P1 plus P2। तो अगर ये भी P है, ये भी P है, तो इक्विवेलेंट तब हमारा कितना निकल जाएगा इसमें, तो P/2। तो P की जगह पर है 60, सो 60/2 कौन सा वाला आंसर से मैच कर जाएगा, ये 30। मेरी बात समझ में आया। तो यहाँ पर जैसे अगर टोटल पूछता तो ये कितना होता 120, ये वाला पैरेलल में, और अगर सीरीज में पूछा तो कितना हो जाएगा 60-60 का इक्विवेलेंट 60/2 यानी 30। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। द वेरिएशन बिटवीन VI has it's shown by graph for heating filament। अच्छा, हीटिंग फिलामेंट का क्या खास बात है कि जैसे ये फिलामेंट जो होता है ना, ऐसा ही हमारा ये फिलामेंट दिखता है, तो जैसे जैसे इससे करंट पास करते जाओगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो फिलामेंट तो कंडक्टर का बना हुआ है, तो ऐसे में इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है।
टेम्परेचर के साथ साथ रेसिस्टेंस बढ़ता है, दैट वी ऑल नो। अब ऐसे में अगर हम लोग आई वी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यहाँ आई है यहाँ वी है, तो देखो आई वी ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट। और स्लोप जो होता है इसका इसका जो स्लोप होता है वो होता है 1/r। तो अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो मतलब रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा अगर, तो स्लोप घटेगा, तो स्लोप शुड डिक्रीज, स्लोप शुड डिक्रीज। तो देखो स्लोप कौन से वाले कर्व में घट रहा है, तो इसमें देखो यहाँ पर स्लोप ज्यादा है और यहाँ पर स्लोप कम है, इसलिए इट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। To draw the maximum current from a combination of cell, how should the cells be grouped? तो सेल को कैसे ग्रुप करेंगे, तो ये तो डिपेंड करेगा ना काफी सारी चीजों पर, कि उनका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है। क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर आउटपुट लेना है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। उसी कंडीशन पर तो वो मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट को डिलीवर करता है एक सेल। तो वो बिना ऐसे वैल्यू को बोले कैसे हम लोग बोलेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि करंट का वैल्यू है ये, यानी आई जो है वो बोल रहा है 2.5 प्लस माइनस 0.5, और v का वैल्यू बोल रहा है 20 प्लस माइनस 1। वो हमसे r पूछ रहा है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, v/i। तो इसमें देखो दोनों में ही एरर है, तो मतलब हमें रेसिस्टेंस में भी एरर निकालना ही पड़ेगा। तो पहले ये v/i करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसका ट्रू रीडिंग और इसका ट्रू रीडिंग पहले ले लो। तो ये हो गया 20 और i का ट्रू रीडिंग है 2.5, तो यानी ये हो गया 8। तो ट्रू रीडिंग ऑफ द रेसिस्टेंस इज 8। अब बात करते हैं इसमें एरर कितना का है। तो अब देखो यहाँ पर अगर r इक्वल्स टू v/i है, तो डेल r/r अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा डेल v/v प्लस डेल i/i। वी ऑल नो एरर निकालने के लिए यही तरीका है। ठीक है, तो डेल r/8, r की जगह पर 8 निकाल दिया। डेल v को देखो यहाँ पर, तो डेल v की जगह पर क्या 1, तो 1/v का वैल्यू कितना है 20, प्लस डेल i की जगह पर देखो यहाँ कितना है 0.5, i की जगह पर यहाँ देखो कितना है 2.5। ठीक है, तो यानी ये हो गया 1/20 प्लस ये पॉइंट हट जाएगा तो 5 जा, यानी 1/5 इधर हो गया डेल r/8। क्या आप लोग ये डेल r निकाल सकते हो? तो यहाँ से डेल r को निकाल दो तो 8 प्लस माइनस वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से डेल r आएगा 2, तो यानी 8 प्लस माइनस 2, 8 प्लस माइनस 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। A wire having resistance 12 ohm is bent in the form of equilateral triangle। तो अगर एक वायर को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया और ये वायर जो था इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना था 12 ओम, तो अब तो ये 3 पार्ट में बट गया, तो 3 इक्वल लेंथ में, तो हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस हो गया 444। चलिए अब आगे देखते हैं, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर। तो एक कॉर्नर ये पकड़ लो, एक कॉर्नर ये पकड़ लो। तो अब आप ही लोग मुझे सजेस्ट करो, सॉरी चलो यहाँ पे पहले देखो फिर से, एक वायर है ये 12 ओम हो गया, इसको हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया 444 का, है ना। अभी वो कोई भी दो कॉर्नर के बीच में पूछ रहा है, तो हमसे जो चाहिए उसको वो ये है कि अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लें तो इनके बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ए और बी के बीच में ये तो रह गया क्या 4, लेकिन ये दोनों तो किस में आ जाएगा तब सीरीज में, तो यानी ये 4 और ये 4 का टोटल कितना हो जाएगा 8। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है 4 और दूसरा रेसिस्टेंस हो गया 8। तो 4 और 8 का इक्विवेलेंट आप लोग निकाल दो, 4 और 8 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 8/3, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, when a current I is flowing through a conductor, the drift velocity is v, drift velocity, okay, the value of current through the conductor and its area of cross section is doubled,
मतलब करंट को भी डबल किया और एरिया को भी डबल किया। तो I इज इक्वल्स टू NEA/VD, सो यानी VD इज इक्वल्स टू I/NEA। अब उसने क्या बोला है कि करंट भी डबल हुआ है, I भी डबल हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया और एरिया भी 2 टाइम्स हो गया। तो अगर दोनों जगह पे 2 2 करोगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी इट्स न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन v। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 पे, अ गैल्वेनोमीटर having resistance 50 ohm requires a current 100 microampere to give full scale deflection। तो इसका मतलब ये जो 100 है, ये इसका IG का वैल्यू दिया हुआ है, ये हो गया 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो है 50 ओम। ठीक, गिव्स हाउ मच रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर का अमीटर बनाना है, उसके लिए शंट रेसिस्टेंस का जरूरत है। तो शंट को हमेशा तो पैरेलल में ही लगाते हैं ना, याद तो होगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये G है, तो इसके पैरेलल में हम लोग किसको लगाते हैं, शंट को। और उस शंट के लिए क्या इक्वेशन मैंने सिखा रखा है आपको, तो IG बाई I माइनस IG इंटू व्हाट, G। लेकिन I माइनस IG इज ऑलमोस्ट व्हाट, I, तो अप्रोक्सीमेटली IG बाई I इंटू व्हाट, G। चलिए इसको आप अप्लाई करिए। IG का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100, सो 100 इंटू 10⁻⁻6 बाय I, किस रेंज तक वो चाहता है, 10 एम्पियर ना, तो यहाँ पर बाय 10 इंटू जी का वैल्यू कितना है, 50। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 0 खत्म, तो 10 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी 5 इंटू 10⁻⁻4। लेट्स चेक द आंसर, 5 इंटू 10⁻⁻4 इन पैरेलल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 के बाद 12 पे, 6 ohm and 12 ohm resistors are connected in parallel. This combination is connected, पहले 6 and 12 are in parallel, 6 12 are in parallel, ये हो गया भाई ना। अब this combination is connected in series with a 10 volt battery, तो इनको एक 10 volt बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, एंड 6 ohm रेसिस्टर, तो यहां पर एक 6 ohm रेसिस्टर भी लगा दिया। ठीक है, ये उसके साथ सीरीज में आ गए। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ 12 ohm रेसिस्टर। अच्छा, सो 12 ohm यहाँ पर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ये पूछ रहे हैं। चलो कैसे करोगे, तो 12 और 6 का पहले इक्विवेलेंट निकालो, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा ना वो हो गया 4। अब वो 4 और ये जो 6 है वो सीरीज में आ गए, यानी R इक्विवेलेंट बन गया 10। सो करंट कितना बना, अगर यहाँ पे I लिख रहे हैं हम, तो I हो जाएगा V बाय आर इक्विवेलेंट, यानी 10 बाई 10, ये हो गया E, ये हो गया R इक्विवेलेंट, तो यानी हो गया ये 1। अब ये I हो गया 1 एम्पियर। ये जो करंट आएगा, ये करंट से यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये चाहे आप 12 ओम का बात करो या 6 ओम का बात करो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ही होगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन का बात करो तो भी एक ही बात है। नहीं समझे, आई को हम लोग डिवाइड करके तब पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, मतलब 6 का पोटेंशियल डिफरेंस, 12 का पोटेंशियल डिफरेंस, या इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ओके, तो हम लोग क्यों ना इस 1 एम्पियर को यहीं छोड़ दें और इसका इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। तो इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 ओम, आई कितना है 1, तो आई इंटू ये वाला आर इक्विवेलेंट, समझा ना, तभी तो ये दोनों पॉइंट के बीच का निकलेगा ना। तो आई हो गया 1 और इन दोनों पॉइंट के बीच का आर इक्विवेलेंट है 4, सो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलो, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 1 इंटू 4, सो 4 वोल्ट ही रहेगा। लेट्स चेक 4 वोल्ट, यस 4 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन व्हीटस्टोन ब्रिज 3 रेसिस्टर्स पी क्यू आर are connected in 3 arms। तो चलो यहां पर से ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया पता नहीं क्या है ये, फोर्थ आर्म हैज रेसिस्टेंस S। ठीक है,
is formed by two resistors S1 and S2 in parallel। ये जो फोर्थ ब्रांच है, ये जो फोर्थ ब्रांच है ना, ये इसका रेसिस्टेंस ऐसे है, लेकिन इसको बनाया कैसे, दो रेसिस्टर को पैरेलल में लेकर के, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है, और ये बन गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सो द कंडीशन फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई ये S मान लो, तो P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई ये S के जगह पर लिख दो S1 S2 बाई S1 प्लस S2, ये कुछ ऐसा, यानी R ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा S1 प्लस S2 बाई क्या S1 इंटू S2, ऐसा कुछ देखो ये वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर है पॉइंट ए, यहाँ है पॉइंट बी। चलो तो लास्ट से डील करना स्टार्ट करो। ये 10, ये 20 और ये 10, ये जो तीन का तीनों है, ये कैसे सीरीज में है, 10 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। ओके, ये जो 40 है और ये वाला जो 40 है, ये 40 और इधर से भी ये भी तीनों मिला करके कितना बन जाएगा बोलो 40। तो 40 और 40 का कैसा कॉम्बिनेशन बना, पैरेलल। तो अगर ये वाला 40 और ये वाला 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इक्विवेलेंट बनेगा 20। तो चलो पॉइंट ए है यहाँ पर, पॉइंट बी है यहाँ पर, यहां से गया 10, यहां पर आ गया 40, यहां पर भी आ गया 10, ठीक है। इसके बाद यहां पर है फिर से 10, फिर इधर भी है 10, और अब जो है ऐसे समझो, यहां पर ये 40 है और ये 10 20 और ये 10 10 20 और 10, ऐसा ही ना। अब समझिएगा, आपको मैंने क्या समझा यहाँ पर कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों मिलकर के कितने हो गए 40। अब ये 40 और ये वाला 40, ये दोनों हो गए कैसे पैरेलल। तो दिस 40 एंड ये 40 कितना रिजल्ट आएगा 20। तो अब वो 20 को यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तो यानी कि अब इस सब के जगह पर हम लोगों ने क्या बना दिया, एक सिंगल 20, ठीक है। अब फिर से काउंट करो 10 20 और 10, अगेन ये 40 बन गया, मतलब अगेन ये कितना बन गया 40, और ये भी कितना है 40, फिर से 40 40 पैरेलल बन गए। सो कितना हो गया 20। तो चलो फिर से एक बार ऐसे रिमूव करते हैं और इसके जगह पर इक्विवेलेंट लगाते हैं, दैट इज 20। अब ये 10 20 और 10 फाइनली कितना बन गया 40। 40 है क्या कोई, यस 40। सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। A current I is flowing through the wire of diameter D having drift velocity Vd. What will be the new drift velocity when diameter of the wire is made d by 4? तो उसने वायर को चेंज नहीं किया, उसने बस उसका डायमीटर को घटा दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा है जहां पर ये डायमीटर कितना हो गया है, इसका d by 4 हो गया है, वहां पर पूछ रहा है कितना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि जहां पर डायमीटर ये d था, जहां डायमीटर d था वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था vd। तो बताओ ऐसे में क्या करंट चेंज होता है, नहीं ना। तो I इज इक्वल्स टू हम लोग कितना लिखते हैं NEA VD, ठीक है। सो VD इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I बाई NEA। तो I नहीं चेंज हुआ, NE कांस्टेंट ही है, तो यानी VD जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एरिया। तो अगर डायमीटर 1/4 हुआ है तो एरिया जो होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब एरिया तो 1/16 हो जाएगा। अगर डायमीटर 1/4 टाइम्स है तो एरिया 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम 16 टाइम्स। तो 16 टाइम्स देखो कौन सा है, सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। फाइंड करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो करंट आई यहां से निकालना है। देखो तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, और क्या ये बैलेंस्ड है, 5/10 1/2 हो गया, 10/20 1/2 है, डेफिनेटली ये बैलेंस्ड है। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटा दो। तो 5 और 10 का इक्विवेलेंट कितना हो गया 15, 10 और 20 का इक्विवेलेंट 30, 15 और 30 का इक्विवेलेंट, तो 15 इंटू 30 बाई 15 प्लस 30 हो गया 45।
तो ये 3 से ये 10, तो आंसर इज 10। तो आर इक्विवेलेंट जो है ना वो बन गया 10 ओम। वो पूछा है करंट आई, तो आई क्या होता है, तो ई बाय आर इक्विवेलेंट, ईएमएफ बाय आर इक्विवेलेंट, ईएमएफ है 5/10, तो यानी ये कितना बन गया 1/2। 1/2 मतलब होता है 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not true? तो फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो V जो होता है KQ/R वेरीज एज 1/R, बिल्कुल सही है। फॉर अ डायपोल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो इसमें जो V होता है डायपोल के लिए, ठीक है, तो KP.R/R³ होता है, KP.R/R³। इसी को हम लोग जो लिखते हैं ना KP cos θ/R² लिखते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट के लिए मैंने लिखा है। तो यस, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एज वेल एज डायपोल मोमेंट, P और R दोनों पर ही ये डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल जो वेरीज एज 1/R एट लार्ज डिस्टेंस, नहीं, ये जो है V वेरीज विथ 1/R²। यहाँ देखो 1/R² है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो यही अपना, क्योंकि वो नॉट ट्रू ही पूछ रहा है, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ओके, then a current flows in the circuit for some time then decreases to 0। करेक्ट ही बोल रहा है, क्योंकि जब तक वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ तब तक वो करंट फ्लो करता है और फिर करंट रुक जाता है। when the capacitor once become fully charged then current decreases to 0। तो बाकी का और कोई मतलब नहीं है, वही वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पर, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव पोटेंशियल पर तो हो ही सकता है, यानी वो बात है, जीरो पोटेंशियल पर भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये प्लस प्लस है, अगर इसके बगल में मैंने एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ले आया, तो इसका प्लस पोटेंशियल प्लस एक्स, और इसके वजह से अगर मान लो पोटेंशियल वैल्यू माइनस एक्स बन गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। सो इट कैन हैव द जीरो पोटेंशियल। क्या नेगेटिव पोटेंशियल बन सकता है, वो भी बन सकता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा कर दें, -2q कर दें, तो यहाँ पर -2x बन जाएगा, तब यहाँ पर -x बन जाएगा इसका पोटेंशियल। तो यस, नेगेटिव भी पॉसिबल हो सकता है, यानी आंसर इज व्हाट, ऑल ऑफ दिस। आंसर कैन बी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 20 पे, the equivalent capacitance between A and B for the combination of capacitors shown in figure where all capacitors are in microfarad। यहाँ पर देखें जरा, 3 और 1 जो है वो पैरेलल में है, तो टोटल हो गए 4। अब ये 4 और ये वाला जो 4 है वो सीरीज में है, यानी ऊपर वाले लाइन का टोटल हो जाएगा 2। ठीक है, 4 और 4 का 2। अब यहाँ पर देखो 6 और 2 से ये पैरेलल में है, तो बन गया कितना, 8। अब वो 8 और 8 यानी नीचे वाला पूरा का पूरा 8 और 8 से कितना बना देगा, 4। ठीक है, ये बन गया 4। अब ये वाला जो 4 है और ऊपर वाला 2 है, ये आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में ऐड कर सकते हैं 4 + 2, सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, in a parallel plate capacitor with plate area A charge Q, the force on one plate because of the charge on other plate। तो यहाँ पर जो होता है ये +Q और यहाँ -Q, तो किसी भी एक प्लेट पर कितना फोर्स लगता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज F = QE आप लगा सकते हो, जहां पर Q एक का चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का है। तो ये आपके लिए एग्जाम में सॉल्व कर पाना ऐसे करके, क्योंकि एक का ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे का लेना है, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैंने आपको क्लास में डायरेक्टली इसको बोल रखा है कि आप इसको याद रखेंगे, Q²/2A∁0। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। सिग्मा के जगह पर तो Q/A रख ही सकते हैं ना हम लोग, तो ये कृपया करके आप लोग याद रखेंगे, इट इज द डायरेक्ट वन। अगर वो लोग पूछ ले तो आपके लिए टफ क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, नहीं मालूम होने से टफ बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 22,
22 में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल्स टू दिस, ठीक है। फिर VB माइनस VA पूछ रहा है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया, कहीं कोई वेरिएबल नहीं है। बिटवीन कौन सा दो पॉइंट A एंड B, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो RB माइनस RA पहले लिख लो, RB माइनस RA। क्यों मैंने बोला ये पहले लिख लो, क्योंकि डेल्टा R कल लिख लेने से थोड़ा अच्छा रहेगा। तो B माइनस A 10 माइनस 4 यानी ये हो गया 6i, 3 माइनस 0 यानी 3j, और 0 माइनस 3 यानी माइनस 3k, ठीक है। फिर E हो गया, E दिया हुआ है 5i माइनस 3j। तो डेल V जो होता है माइनस E डॉट डेल R होता है, याद है ना, माइनस E डॉट डेल R। तो यहाँ रह गया माइनस E की जगह पर हो गया 5i माइनस 3j डॉट डेल R की जगह पर हो गया 6i प्लस 3j माइनस 3k, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 6 जा 30 माइनस 3 3 जा 9, तो माइनस 21 यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 22 के बाद 23 पे, द पोटेंशियल ऑफ अ large liquid drop when 8 liquid drops are combined is 20। तो देखो ये जो स्मॉल ड्रॉप है, ये स्मॉल है, ऐसे 8 ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स है। अगर इनका पोटेंशियल V है और ये मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो इनका पोटेंशियल अगर V डैश है, तो बहुत बार समझा चुका हूं कि बड़ा जो होता है उसका पोटेंशियल n रेज टू पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये हमें पता है, ये रिलेशन आपको याद करके रखना है, याद करवाया है बहुत बार। तो देखो V डैश का वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये बड़े वाले का वैल्यू दिया हुआ है 20, n के जगह पर है 8 रेज टू पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप पूछ रहा है, तो वो तो ये V हो गया, यही है V स्मॉल। तो ये हो गया 20 इक्वल्स टू 2 क्यूब लिख सकते हैं ना, तो ये बन गया 4 इंटू V, सो V हो गया 5 देखो, तो 5 आ जाना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट को देखते हैं, बस गलत ना हो जाए कैलकुलेशन, और तो कुछ था नहीं। द पोटेंशियल ऑफ ईच सिंगल ड्रॉप, ठीक है, कुछ तो कैलकुलेशन में ऐसा नहीं दिख रहा है। ओके, अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 microfarad, a charge to 200 volt, and then plates of the capacitor are connected to a resistance wire, the heat produced। तो जब भी हम लोग एक कैपेसिटर का जितना भी ये स्टोर्ड एनर्जी हो, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, अगर उसको एक रेसिस्टर के अक्रॉस अगर हमने लगा दिया, तब तो ये रेसिस्टर इसके सारे एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा ना। तो ये जो हीट बनाएगा, तो ये हीट उतना ही होगा जितना वहां स्टोर्ड एनर्जी था। तो ये हीट का वैल्यू डायरेक्टली आप आई स्क्वायर आर टी मत करो, सीधा वहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी था उसका वैल्यू कर दो हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि उसका सारा का सारा स्टोर्ड एनर्जी तो यहाँ हीट ही बन जाना है। तो हाफ सी वी स्क्वायर में हाफ सी के जगह पर है 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू वी की जगह पर है 200, तो 200 का स्क्वायर, 2 खत्म, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 पे देखो, 4 कैपेसिटर्स है, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो पूछ रहा है x और y के बीच में। चलिए, तो जैसे ये y है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया y, ये देखो ये y, फिर ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया y। सिमिलरली ये जैसे x है, सो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या हो गया x, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया x, ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया x। तो कैन यू आइडेंटिफाई कि सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो सारे के सारे ही कैपेसिटर्स, जैसे ये पहला ही ले ले एक्स वाई, दूसरा भी ले ले एक्स वाई, तीसरा भी ले ले एक्स वाई, चौथा भी ले ले एक्स वाई, कैन यू से दैट ऑल द 4 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ गया, तो C इक्विवेलेंट को तुम बहुत आसानी से लिख सकते हो 4C, ठीक है 4C। और एक का तो 32 दिया हुआ है, एक का 8 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, तो 32 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Four metallic plates, each with a surface area of one side is A, are placed at a distance D from each other as shown. The capacitance of the system. अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया x, ये वाला पॉइंट हो गया y। इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं हम z। तो ये अगर z है तो मतलब ये भी z है, मतलब ये भी z है, ये भी z है, मतलब ये भी z है। समझ आ रहा है? ये z है। सो हमें x और y के बीच में चाहिए। तो ये देखो, ये x है, ये y है और ये z है। ऐसा 3 पॉइंट बनाया। अच्छा, इसमें कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करो। क्या ये एक कैपेसिटर बन रहा है? क्या ये एक कैपेसिटर बन रहा है? क्या ये एक कैपेसिटर बन रहा है? तो यानी ऑल टुगेदर कितने कैपेसिटर्स बन गए? 3। अब ये 3 कैपेसिटर में से ये जो ऊपर वाला, ये जो पहला वाला कैपेसिटर है, समझ आ रहा है ना? ये किसके किसके बीच में है? x और z के बीच में। तो x और z के बीच में एक कैपेसिटर लग गया, कैपेसिटेंस है c। फिर x और y के बीच में, फिर है x और y के बीच में एक लग गया, इसका भी कैपेसिटेंस हो गया c, ये मिडिल वाला। फिर नीचे वाला जो है वो y और z के बीच में है, तो y और z के बीच में भी लग गया, इसका भी वैल्यू हो गया c। समझ में आ गया? अब ये देखो, x और y के बीच में अगर निकाल रहे हो तुम, तो क्या ये ऊपर वाला एस सी और सी सीरीज में नहीं ले लोगे? तो सीरीज में लेते ही ये सी और सी का कितना हो जाएगा? c/2। और c/2 इस c के साथ में कैसा बना? पैरेलल। तो c/2 और c का पैरेलल आंसर कितना हो जाएगा? तो c इक्विवेलेंट बन जाएगा 3c/2, यानी 3/2 और c के जगह पर रख दो एप्सिलॉन नॉट a/d। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए 26 के बाद अब हम लोग मूव कर रहे हैं 27 पे। A spherical drop of capacitance 1 is broken into 8 drops. ठीक है, then the capacitance of each small drop is, तो कैपेसिटेंस तो C स्फेरिकल ड्रॉप का कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे समझना है। अब इसमें कितना ड्रॉप्स में इसको बनाया है उसने? 8। तो 8 ड्रॉप बनाने के बाद एक का जो हो जाएगा वो तो रेडियस चेंज हो जाएगा ना। तो जैसे बड़ा ड्रॉप का रेडियस अगर r है, तो छोटा वाला ड्रॉप जो एक बनेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा? r बाई n रेस्ट टू पावर 1/3। याद है ना सबको? तो r इक्वल्स टू हो जाएगा r बाई 8 रेस्ट टू पावर 1/3, सो यानी r/2। तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा। तो अब अगर रेडियस आधा होगा और c जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो रेडियस आधा होने पर कैपेसिटेंस भी आधा हो जाएगा। सो सी डैश जो हो जाएगा वो सी डैश का वैल्यू वो सीधा सीधा c/2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू अगर 1 है तो ये हो जाएगा 1/2। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ऐसे भी आपको क्या रखना है कि अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स अगर मिल रहे हैं, अगर इनका कैपेसिटेंस c है एक का, तो जो मिल करके बड़ा वाला जो ड्रॉप बनेगा उनका कैपेसिटेंस c डैश इट विल बी इक्वल टू n रेस्ट पावर 1/3 इंटू c। ऐसे करके आपको याद रखना है। c डैश इज द बिगर ड्रॉप्स कैपेसिटेंस एंड c इज द स्मॉलर ड्रॉप, कोई एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 पे। Two capacitors C1 C2 are charged with 120 and 200. When they are connected in parallel, it is found that potential of each one is 0. अरे ये तो तभी पॉसिबल है जब एक का प्लस और दूसरे का कहां से कनेक्ट हो जाए? माइनस के साथ। तभी ये जब हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे ना, तो पॉसिबल है कि दोनों का नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। एनीवे, तो V कॉमन को निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, V कॉमन। तो V कॉमन वाला फॉर्मूला क्या बताया था? C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। लेकिन ये कब था? जब पॉजिटिव इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तभी तो 0 पॉसिबल है। तो यानी यहाँ पर ये जो बीच में प्लस है, इस प्लस के जगह पर यहाँ फॉर्मूला में बन जाएगा माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। नीचे में कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे C1 प्लस C2 ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो अगर ये कह रहा है कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया, तो मतलब हो गया कि इसको उधर ले जाओ, तब C1 V1 इक्वल टू तब C2 V2 हो गया। समझा ना? तो C1 का जगह पर C1 है, V1 के जगह 120 है, तो C1 इंटू 120 C2 इंटू 200।
सो C1 इंटू ये 0 0 हटा दो और 4 3 जा 4 5 जा यानी C2 इंटू 5, ऐसा देखो तो कोई आंसर 3C1 3C1 इक्वल्स टू 5C2, यस, फोर्थ ऑप्शन डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन में है रखा हुआ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, सेम प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एट सम एंगल, तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक? फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये सेम प्लेन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट पास थ्रू द दिस स्क्वायर लूप, तो जब तक वो पास करेगा नहीं तब तक फ्लक्स होगा ही नहीं, तो फ्लक्स विल रिमेन हाउ मच? 0। ओके, एक ऐसे भी समझ सकते हो, दूसरा भी एक तरीका था समझने का कि ये जो प्लेन है इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर बना और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स जो होता है वो ई ए कॉस थीटा ना, तो ई ए यहाँ थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पर बेसिकली कितना बन जाएगा? फ्लक्स 0। तो इट इज अनदर वे टू थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अब चलते हैं 30 पे। 30 पे आ जाओ। इफ अ मास ऑफ 20 ग्राम हैविंग चार्ज दिस मूविंग विथ अ वेलोसिटी दिस enters a region of uniform electric field in the same direction as the velocity of mass, then velocity of mass after 3 सेकेंड। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है क्यू ई बाई एम, तो क्यू हो गया 3 मिली कूलम यानी 3 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 80 बाय मास हो गया 20 ग्राम 20 इंटू 10⁻³ तो ये खत्म हो जाएगा और 24 जा यानी ये हो गया 12, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग इसमें लगा सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो u के जगह पर कितना दिया हुआ है? इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है? 20 ना, तो ये हो गया 20 प्लस a की जगह पर हमने निकाला है 12, टाइम की जगह दिया है 3, सो 20 प्लस 36 ये हो जाएगा 56। लेट्स फाइंड आउट, यस दिस इज द 56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 पे। If two charges 4e and e are at distance x apart, then at what distance charge q must be placed from e so that it is in equilibrium? तो एक है e और एक है 4e, इनके बीच का गैपिंग है x, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज रखा जो यहाँ से है y डिस्टेंस पर, तो यहाँ से ऑब्वियसली कितना टोटल डिस्टेंस x था ना, तो यानी यहाँ से ये डिस्टेंस बन जाएगा x माइनस वाई, तो हमें चाहिए ये वैल्यू y का, तो ये जो इक्विलिब्रियम पर है मतलब इस पर नेट फोर्स क्या है? 0, तो इस पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका फोर्स कितना लिखोगे? तो k इंटू ई इंटू क्यू बाई वाई स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वो दोनों का फोर्स कितना लिखोगे? k इंटू क्यू इंटू 4e बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो के ई को काट दो, के ई को काट दो, क्यू को भी काट दो, so it is 1 by y square equals to 4 by x minus y का होल स्क्वायर, रूट ले लो 1 by y 2 by x minus y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x minus y equals to 2y, so x equals to 3y, हमें y चाहिए तो y का वैल्यू वहां से कितना आ जाएगा? x by 3, तो y हो जाएगा हमारा x by 3, x by 3 x by 3 x by 3 दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 two equal and opposite charges masses m1 and m2 are accelerated in uniform electric field, okay, through the same distance, what is the ratio of their acceleration? acceleration तो force by mass होता है ना, a क्या होता है? f by m, और f यहाँ पर क्या होता है? qe, तो qe by m। अब देखो यहाँ पर जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, अब अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो Q तो दोनों में सेम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो A1 बाई A2 कहाँ से डिफरेंस होगा? तो M के तरीके से, तो इट विल बी M2 बाई M1। मेरी बात समझ आ रहा है? तो M1 बाई M2 दिया हुआ है 0.5, तो M2 बाई M1 कितना हो जाएगा? तो 2, A1 बाई A2 विल बिकम 2, देखो ये, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33।
Electric field at a point of distance r from a uniformly charged wire of infinite length having linear charge density lambda. तो अगर ऐसा इनफाइनाइट लेंथ का है ये, तो यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है 2k लैम्डा बाय r, है ना। तो प्लीज रिमेंबर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 34 पे। टू चार्ज स्फीयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant कितना 2, then force all other constants. तो जब भी डायलेक्ट्रिक को रखते हैं, दो ही चार्ज है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by what d square। तो इसका वैल्यू है F, ठीक है। अब अगर उसने एक डायलेक्ट्रिक रख दिया तो मान लेते हैं नया फोर्स हो जाएगा F डैश, तो 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r, यहाँ पर इसी को तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, q1 q2 by what d square। तो इट इज सिंपली F by epsilon r, या इसी को k भी लिखते हो आप, यानी F by कैपिटल वाला k। तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो नया फोर्स जो हो जाएगा वो F by 2 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, 35 पे आ जाओ। तो अब 35 में अ गॉसियन सरफेस इन द सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर, एक गॉसियन सरफेस है, ये एरिया दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर, ठीक है। एंड लेंथ एल, लेंथ इसका एल हो गया, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यूनिफॉर्म फील्ड ई है, एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, तो मान लेते हैं ये हो गया ई, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस से बात करेंगे तो जितने लाइंस अंदर जा रहे हैं उतने ही लाइंस तो बाहर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो नेट फ्लक्स जो है फाई नेट वो कितना हो जाएगा 0। अगर किसी एक से पूछता तो E इंटू पाई ए स्क्वायर लिखते, तो अगर किसी एक से पूछता तो मैं बोल रहा हूं, है ना। जैसे यहां पर से अगर वो पूछता तो फ्लक्स हम लिखते फाई 1, तो माइनस E इंटू पाई ए स्क्वायर, एक सेकेंड, यहां पर से जो फाई 1 लिखते माइनस E इंटू पाई ए स्क्वायर, और यहां पर से जब हमसे पूछता तो यहां पर हम फ्लक्स लिखते E इंटू पाई ए स्क्वायर, प्लस होता है ये, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर जा रहा है तो माइनस, वहां बाहर जा रहा है तो प्लस। नेट फ्लक्स उसने पूछा है, तो नेट फ्लक्स इज व्हाट 0, तो नेट फ्लक्स इज 0। चलिए 36 पर, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20, okay, null point is obtained at 20 from one end, okay, x is balanced against y। तो यहां पर है x, यहां पर है y, यही है मीटर ब्रिज, यहां से हमने यहां पर नल पॉइंट मिला है, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये x है ये y है, तो यहां पर मिला है 20। तो मीटर ब्रिज का जो ये नॉर्मल लेंथ होता है ये 100, तो ये 20, तो इधर का लेंथ कितना हो गया 80। तो इस हिसाब से x by y इक्वल्स टू 20 by 80, यानी x by y इक्वल्स टू 1 by 4। समझ में आ गया बात, ये तो क्लियर है। फिर उसने क्या बोला है, वेयर विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेम एंड इफ वन डिसाइड्स टू बैलेंस अ रेसिस्टेंस 4x अगेंस्ट y। तो अगर हमने यहाँ पर 4x को रखने का सोचा तो यहाँ पर रेशियो बनेगा 4x by y। यहाँ पर अगर हम लोग सोचो 4x को रखेंगे और इधर y ही है, ये तो ऐसे ही है, तो नल पॉइंट कहीं यहाँ पर आ गया, तो अगर ये L बनेगा तब तो ये 100 माइनस L बनेगा, तो व्हाट विल बी द आंसर, तो 4x by y इक्वल टू L by 100 माइनस L। समझ आ रहा है। अब यहां से x by y का वैल्यू वहां से रख दो, तो 4 इंटू 1 by 4 इक्वल्स टू L by 100 माइनस L, 4 4 खत्म हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1, तो 100 माइनस L इधर आ जाएगा, तो यानी ये हो गया 100 माइनस L इक्वल टू L, यानी 100 इक्वल्स टू 2L, यानी L इक्वल्स टू 50, L इक्वल्स टू 50, 50 होगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए 36 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं 37 पे। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 100 इज कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10। तो वोल्ट मीटर के लिए हम लोग क्या इक्वेशन जानते हैं, V इक्वल्स टू IG इंटू
G प्लस आर नॉट। ओके, V कितना दिया हुआ है 10, तो 10 इक्वल्स टू IG नहीं दिया है वो तो हमें निकालना पड़ेगा, इनटू G का जगह पर दिया हुआ है 100, ये देखो ये हो गया 100 प्लस जो सीरीज रेसिस्टेंस दिया हुआ था वो था 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10⁻3, दैट मीन्स दिस इज 10,000। सो यहां से पहले IG निकालो, तो 10 इक्वल्स टू IG इंटू ऑलमोस्ट तो ये 10,000 ही रह गया, 100 ऐड भी करोगे कितना ही फर्क पड़ेगा। सो यहां से IG निकल गया तुम्हारा 10/10,000 यानी 10⁻³ एम्पियर अप्रॉक्स। ठीक है, लेकिन काम करेगा। द रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सेम गैल्वेनोमीटर इनटू एन आमीटर, तो आमीटर जब बनाना होता है तो हमें संट लगाना पड़ता है, तो संट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो IG/I इंटू G, तो IG का वैल्यू अब यहां से निकल गया 10⁻³ बाय I, किस रेंज का बनाना है उसको 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 इंटू G कितना है 100, मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 0.1 ओम, 0.1 ओम, यस दिस वन। ओके, चलो 37 भी हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स नाउ 38। 38 को देखते हैं। इन द सर्किट जोन X एंड Y दोनों का रेसिस्टेंस कितना है RR, टू बी कनेक्टेड इन टू 6 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस है, वोल्ट मीटर ऑल्सो ऑफ रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस। ओके, अब समझो इसको, अगर यह RR है और इसका भी रेसिस्टेंस R है, तो बेसिकली ये वोल्ट मीटर का ये एक सर्किट ही बन गया, ये एक सर्किट है। तो सर्किट को अब यहाँ पर से हमें डील करना पड़ेगा, ये 6 है, मतलब इधर पे हो गया R, और यहाँ पर से एक R यहाँ है और एक R यहाँ है, ऐसा है कुछ। तो ये दोनों जो R है, दोनों को मिलाकर के हम लोग कितना बोलेंगे R/2, तो R प्लस R/2, ये R और ये R/2 सीरीज में हो गया ना, तो R इक्विवेलेंट बताओ, तो R प्लस R/2, तो ये बन गया 3R/2, तो यहां से करंट निकालो, तो करंट हो जाएगा 6/R इक्विवेलेंट, सो 6/R इक्विवेलेंट 6/3R/2, तो इट इज 4/R, तो करंट तो निकल गया, करंट निकल गया। अब हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसका पूछ रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है यहाँ पर लगा हुआ, मतलब इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस यानी R/2 का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो कितना आ जाएगा, तो यहां से करंट जो है वो तो हमें पता ही है, तो I इंटू ये दोनों के बीच का रेसिस्टेंस कितना है R/2 ना, I कितना हो गया 4/R इंटू R/2, यानी ये हो गया 2 एम्पियर, नहीं 2 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट। अब अगर ये 2 वोल्ट है तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 2 वोल्ट, अच्छा रीडिंग को उसमें दिया किसके बीच में, तो बिटवीन 0 एंड 3, ठीक है, एग्जैक्ट पूछता तो 2 वोल्ट होता आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 पे। इन द सर्किट शोन इन फिगर द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन इफ द बैटरीज A एंड B। अच्छा, अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये अगर कैसा जीरो, तो जीरो मतलब इधर से कोई करंट नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर का तो रेसिस्टेंस होता है ना, तो रेसिस्टेंस होने के बाद भी इसमें अगर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है मतलब सीधा है करंट नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को तो हम जीरो मान सकते हैं, ये जीरो है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 2 है, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल 2 है क्योंकि करंट नहीं है, तो ये जीरो है ये 2 है, यानी यहाँ पर ड्रॉप कितना का है 2 वोल्ट का, और यहाँ पर अप्लाइड कितना है 12 का, तो 12 में से 2 अगर यहाँ ड्रॉप है तो यहाँ पर ड्रॉप है, इसका मतलब 10 का, समझ आ गया। तो इस 12 वोल्ट में से 10 वोल्ट का ड्रॉप उस 500 ओम में है, होप सो सबको समझ में आ गया। तो बताओ कि 500 ओम से कितना करंट, मुझे यहां से करंट निकालना पड़ेगा I, तो I इज इक्वल्स टू, बताओ I, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10/500, लिख सकता हूं ना। अच्छा, यही जो करंट है वही करंट इधर गया, फिर इस पॉइंट पर जाने के बाद वो नीचे की तरफ आ गया क्योंकि उधर तो गया ही नहीं, तो ये करंट नीचे आ गया। तो अभी अब ये करंट I हमें पता है, वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस निकालना है ना, तो R इज इक्वल्स टू V/I लिख सकते हैं ना। तो इस रेसिस्टेंस में कितना का ड्रॉप हो रहा है 2 का,
तो v की जगह पर लिखो 2 और I तो यही है 10/500, तो यानी ये हो गया इधर 2 into 500 यानी 1000/10, यानी ये कितना आ जाएगा 100 ओम। सो दिस विल बिकम 100 ओम। ठीक है, चलिए 39 के बाद अब आ जाते हैं 40 पे। 40 इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास का भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो R है, 1.5 R है और 3 R है, तो ये तीन का तीनों, चलो देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया X, ऐसे समझो ये R है, ये 1.5 R है, ये 3 R है और ये है सीरीज का, ये Y है। अब सबसे पहले 1.5 R और 3 R का इक्विवेलेंट निकालो इन दोनों का। तो 1.5 R इंटू 3 R बाई दोनों को ऐड करेंगे तो 4.5 R, R R खत्म, तो 3 से ये जाएगा 1.5 और 1.5 1.5 खत्म, यानी ये बन गया R। मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट भी R ही है। बात समझना, यहाँ पर ये X है, ये R है और ये दोनों पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंटली कितना है, R ही है। मतलब जो ड्रॉप यहां होगा वही सेम ड्रॉप यहां होगा या नहीं होगा, तुम ही लोग बोलो। दोनों सीरीज में पकड़ा रहा है ना, तो इसको हम अगर एक वोल्ट मीटर कह रहे हैं ए, तो वोल्ट मीटर ए का जो रीडिंग होगा वही सेम रीडिंग इधर का भी रीडिंग होगा, ये दोनों का कंबाइंड। समझ आ रहा है, इन दोनों का कंबाइंड रीडिंग। अब दोनों का कंबाइंड रीडिंग और ए का रीडिंग बराबर है, क्लियर है। अब जो दोनों का कंबाइंड रीडिंग है वही तो इसका रीडिंग है या फिर इसका रीडिंग है। बात समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका रीडिंग इज इक्वल टू कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ, एंड कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ इज सेम एज इसका रीडिंग या फिर इसका रीडिंग, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। सो दैट मींस ऑल द थ्री आर गोइंग टू गिव यू सेम रीडिंग। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट इट ट्वाइस, प्लीज अटेम्प्ट इट ट्वाइस, 2 बार अटेम्प्ट करो इसको। ओके चलो नेक्स्ट। 41 फॉर अ सेल अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन V, यानी जो कि अक्रॉस टर्मिनल्स है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सम टर्मिनल एंड I। अच्छा, VI अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इंडिकेट्स EMF, और इसका जो स्लोप है इट्स स्लोप इंडिकेट्स R, मॉड ऑफ स्लोप। तो EMF का वैल्यू तब इसका मतलब 2 है, EMF इज 2, EMF इज 2, EMF 2 तो बहुत जगह पर है। ठीक है, और R इसके लिए इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो ये वैल्यू तो 2 हो गया और ये वैल्यू 5 हो गया, तो 2/5, यानी R इक्वल्स टू 2/5, 2/5 मतलब होता है 0.4, तो 0.4 ये वाला, तो यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 41 डन हो गया। चलिए 41 के बाद अब हम लोग मूव कर जाते हैं 42 पे। 3 बल्ब्स हैं B1 B2 B3, जो ऐसा दिख रहा है। How will the brightness of bulb B1 be affected if B2 और B3 are disconnected? अगर B2 या B3 में से किसी को भी डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों तो हो गए, इनके बीच में ऐसे सोचो मेन सप्लाई। अब क्या है, यहां पर तो बल्ब B1 है, अगर हमने यहां पर ये जैसे B2 है और ये है B3, अगर हम इन दोनों में से किसी को भी अगर डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तभी हम लोग कह पाएंगे। ठीक है, अब समझना, तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स है तो R R R रेसिस्टेंस सेम है, तो इधर का दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, R/2। R/2 इस R के साथ सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट हो गया 3R/2। तो यानी करंट जो अभी जा रहा होगा I इज इक्वल्स टू, इसको V मान लो, तो V डिवाइड बाई 3R/2, तो बाई 2 ऊपर जाएगा तो 2V/3R, करेक्ट है। ओके, फिर बाद में ऐसे सोचो, ये बैटरी V है, अगर ये बल्ब B1 है और एक बल्ब को उसमें से हटा देते हैं, एक बल्ब उसमें से हटा देते हैं B2, अब है ये B3 को हटा दो। ठीक है, तो अभी ये R तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 2R, तो अभी जो अब ये करंट जाएगा तो करंट विल बी इक्वल टू V बाय इक्विवेलेंट कितना हो गया 2R। तो अभी का करंट पहले के करंट से तो कम हो गया, तो अगर करंट कम हो गया तो बल्ब का ब्राइटनेस भी कम हो जाएगा, तो बल्ब B1 बिकम्स डीमर। ठीक है, चलिए होप सो सबको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 43 पे आ जाओ।
The circuit shown in figure contains a battery, rheostat and two identical lamps, okay, P और Q. If the resistance of the rheostat is increased, अगर इसका रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो Q और ये जो है वो दोनों पैरेलल में है. पहले एक बात ऐसे समझो, तो ये जो Q है, ये Q जो है और इसका जो पैरेलल में है ये है R, कुछ भी इसको मान लेते हैं, ये रियोस्टेट है. अगर इसका वैल्यू को बढ़ाते चले जाए तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैल्यू जो है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैल्यू, अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो किसी भी एक को अगर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इन दोनों के इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगा ही ना. नहीं समझ में पाता है. हम लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, ये क्वेश्चन देख क्यों दिया मैंने कि पैरेलल में जब भी रेसिस्टेंस को ऐड करने लगते हैं तो नेट रेसिस्टेंस वैल्यू घटता है. वी ऑल नो. मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ. ये 1 है, इसके पैरेलल में एक और लगा दिया, ये 1/2 हो गया, एक और लगा दिया, अब कितना हो गया 1/3. समझ में आता है. तो 1 1 1 और एक लगा देंगे 1/4. समझ आ रहा है, ये घटते जा रहा है. ओके, अब मैं जो तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये 1 है, यहां पर तुमने लगाया 1 का, तो टोटल कितना हो गया बोलो तो 1/2. 1/2. लेकिन अगर सोचो कि इस 1 के जगह पर अब जो है 2 लगा दो, तो 1 और 2 का इक्विवेलेंट जो होगा, तो क्या ये 1/2 से बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा. तो अभी जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये निकलेगा 2/3. और जब यहां 1 था तब इक्विवेलेंट कितना था? 1/2. 1/2 होता है 0.5 और 2/3 होता है 0.67. ठीक है. तो पैरेलल में नंबर बढ़ाने से टोटल रेसिस्टेंस घटता है, लेकिन पैरेलल के किसी एक ब्रांच में अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाने लग जाओ तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है? फिर बढ़ने लगता है. बात समझ में आया ना? यही इसका खास बात था. तो हमने इस पैरेलल में इसका नंबर नहीं बढ़ाना है, इसका वैल्यू को बढ़ाना है, तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ने लगेगा. ठीक. ओके, जब टोटल रेसिस्टेंस ही बढ़ेगा, टोटल रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर यहां पर से जो आने वाला करंट है वो तो घटेगा. तो जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा ये करंट घटेगा. करंट घटेगा तो P का ब्राइटनेस विल डेफिनेटली डिक्रीज. तो P का ब्राइटनेस विल डिक्रीज, तो लेस ब्राइट. लेस ब्राइट, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये लेस ब्राइट. अब ये इसके सामने वाले इसको सोच लेते हैं कि क्यों ब्राइटर हो गया. तो देखो Q और ये सामने वाला रेसिस्टेंस को, यहां पर Q है और यहां पर जो सामने वाला रेसिस्टेंस है, अगर उसने ये वाला रेसिस्टेंस को ज्यादा बढ़ा दिया तो ये करंट जो डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो अगर ये वाला रेसिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा करंट ऊपर वाले रास्ते से जाएगा. तो अगर ज्यादा करंट ऊपर वाले से जाएगा तो बाय एज्यूमिंग कि अब पहले के रिस्पेक्ट में अब ज्यादा आने लग गया, इसलिए Q का ब्राइटनेस बढ़ेगा. ठीक है. सो सिर्फ एक ही ऑप्शन इससे मैच ही करता है, ऑप्शन ए. वेरी गुड क्वेश्चन. इसके बाद चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, 44 पे. Two non-ideal identical batteries are connected in parallel. Consider the following. तो non-ideal है. The equivalent EMF is smaller than either of the two. ये प्लीज ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इक्विवेलेंट EMF जो है वो एग्जैक्टली तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ी ना है कि R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर. E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा होता है. तो ये जो है ये दोनों से छोटा नहीं हो जाता है. समझ में आता है? बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा होता है. सो फर्स्ट इज रॉन्ग. द इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू. यस, ये तो होता है, क्योंकि यहाँ जब 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं, दैट वन विल बी 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है. सो ये करेक्ट है. सो 2 इज करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग. ये हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं, देखते हैं. Electric power is transmitted over long distance through conducting wire at high voltage. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ पावर कम रहे. क्योंकि लॉस ऑफ पावर क्या रहे? कम रहे. अगर आपसे ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कभी भी अगर सिर्फ ये लॉस के बारे में पूछ ले, P लॉस और वोल्टेज का रिलेशन, तो P लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है. P लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. काइंडली रिमेंबर इट. ठीक है, इसको याद करके रखोगे. ये लॉस ऑफ पावर है, टोटल पावर ट्रांसमिटेड नहीं है. ये लॉस ऑफ पावर जो है वो 1/V स्क्वायर पर डिपेंड करता है. तो सो दैट पावर लॉस इज लेस. ठीक है. तो पेपर अच्छा था. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस पेपर में 35 से तो एबव ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा. स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं हूं, आओ. ठीक है.